अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएनटी मॉड्यूल रिलेटेड इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज पर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बीसीक्यू, दैट इज अ 23-year-old male presented with whitish patch over the buccal mucosa for 1 month. He had a history of smoking for 5 years and tobacco chewing for 6 months. What would be the most probable diagnosis? So this is ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया की जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि होते हैं आपके पास टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग, सो वो पॉजिटिव है इसमें। साथ ही साथ जो ल्यूकोप्लेकिया होती है ये आपके पास एक वाइटिश मेम्ब्रेन होती है जो कि पील ऑफ नहीं हो रही होती। प्री-मैलिग्नेंट लीजन होती है दैट वुड लीड टू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी। मैलिग्नेंट पोटेंशियल रखती है। हालांकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है कि ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया में से ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल कौन रखता है, दैट इज एरिथ्रोप्लेकिया। साथ ही साथ जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व भी हो जाता है, इसको सर्जिकली एक्साइज्ड भी किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि बायोप्सी ज़रूर होती है टू रूल आउट द मैलिग्नेंसी। Then next we have which of the following is a common risk factor for basal cell carcinoma? बेसिकली जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ये आपके पास मोस्ट कॉमन कैंसर मैलिग्नेंसी होती है स्किन की, जो कि मोस्टली नोज़ को इन्वॉल्व कर रही होती है और नोज़ की भी कौन से पार्ट्स को, टिप एंड एला ऑफ द नोज़ को। इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डैट इंक्लूड एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, सो द आंसर वुड बी सी। मेल और फीमेल में ये इक्वल होगा या फिर आपके पास मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। एज जो होती है 40 to 60 ईयर्स में कॉमन होता है। एक और बेसिक पॉइंट है कि ये स्लो ग्रोइंग है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी तो है बट इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, लेस एग्रेसिव और अपेयर करता है इन द 3 फॉर्म्स। या तो एज अ सिस्ट अपेयर करेगा या एज अ रोडेंट अल्सर्स, जिसमें अल्सर जो होगा विद अ रेज्ड रोल्ड एजेस के साथ होगा, या फिर आपके पास ये पर्ली नोड्यूलर अपीयरेंस शो कर रहा होता है। Then next we have which of the most likely to experience pain due to infection of the ethmoidal ear cells. Basically ethmoidal ear cells का जो pain होता है that is most presently in the between the eyes. ये आपके पास common site of इन्फेक्शन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, और इसका जो पेन होता है ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज से लेके मीडियल कैंथस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अलॉन्ग विद दैट डीप इनटू द आई भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से जो आई की मूवमेंट्स होती है ना, यानी इधर उधर देखने से भी जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि आंखों में दर्द हो रहा है बहुत सिवियर। सो या बिटवीन द आइज और डीप टू द आइज पेन हो रहा होता है विद नेजल डिस्चार्ज। जो बेस ऑफ द स्कल पे पेन होता है वो स्फेनॉइड का हो रहा होता है, जो कि आपके पास इन्वॉल्व कर रहा होता है ऑक्सीपिटल मेस्टोइडल रीजन को। फोरहेड जो होता है वो फ्रंटल रीजन में फ्रंटल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, जबकि चीक्स का जो पेन होता है वो मैक्सिलरी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। चीक्स एंड अपर जॉ इन्वॉल्व इन द मैक्सिलरी इन्फेक्शन। Then next we have which of the following cartilage of the larynx is fibroelastic in nature? Basically टोटल आपके पास 6 कार्टिलेजेस होते हैं लैरिंक्स के। जो आपके पास 3 होते हैं वो पेयर्ड, उनका नाम होता है एरेटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म। 3 अनपेयर्ड होते हैं थायरॉइड, क्राइकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट, जो क्राइकॉइड होता है ये कंप्लीट रिंग फॉर्म कर रहा होता है। अब आते हैं बीसीक्यू की तरफ, तो उसमें है कि फाइब्रो इलास्टिक कौन से हैं। अगेन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हाईलाइन और फाइब्रो इलास्टिक कौन कौन से। हाईलाइन में आपके पास आ जाते हैं थायरॉइड, क्राइकॉइड एंड एरेटिनॉइड, जबकि फाइब्रोइलास्टिक में आ जाता है एपिग्लॉटिस, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म। सो द आंसर वुड बी सी कि कॉर्निक्यूलेट एंड एपिग्लॉटिस जो हैं ये आपके पास 2 फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेज होते हैं। Then next we have a 15-year-old presented with history of nasal obstruction and recurrent bleeding from nose for 6 months. What will be the most probable investigation of choice? Now सबसे पहले बात करते हैं कि केस सिनेरियो है क्या। केस सिनेरियो आपको बता रहा है कि एक एडोलेसेंट मेल है 15 ईयर्स का, जिसमें आपके पास रिकरेंट ब्लीडिंग और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली एंजियोफाइब्रोमा। बेसिकली जो आपके पास नेजल एंजियोफाइब्रोमा होता है ये एडोलेसेंट मेल्स में कॉमन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बिकॉज इसकी एसोसिएशन होती है विद द हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसकी जो साइट होती है दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है दैट इज़ द सीटी स्कैन, पीएनएस यानी पैरानेजल साइनसेस कंप्लीट आप लेंगे सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन पीएनएस में आपके पास एक बहुत क्लासिकल साइन नज़र आता है दैट इज़ नोन एज एंट्रिल और हॉलमैन माइलर साइन, जिसमें क्या होता है एंटीरियर बल्जिंग हो रही होती है, बोइंग हो रही होती है ऑफ द पोस्टीरियर मैक्सिलरी वॉल की। अगर बात की जाए ट्यूमर से रिलेटेड कि एंजियोफाइब्रोमा जो होता है ये आपके पास एक वास्कुलर ट्यूमर होता है
जिसमें क्या हो रहा होता है, जो आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है इस ट्यूमर की। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थिन एंडोथेलियन लाइन होती है, यानी उनके पास मस्कुलर लेयर भी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इतने थिन ब्लड वेसल्स होने की वजह से रप्चर ऑफ द वेसल्स होते हैं, एंड दैट कॉजेज द एपिस्टेक्सिस, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस इन दीज पेशेंट्स। देन नेक्स्ट अगर बात की जाए, बिजोल्ड एब्सेस इज लोकेटेड इन, जो बिजोल्ड एब्सेस है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो कि आपके पास प्रेजेंट होती है स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स के बिलो। देन साथ ही जो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल को इन्वॉल्व कर रही होती है जो एब्सेस, दैट इज नोन एज सिटिलस एब्सेस। Then coming towards the next BCQ, anterior bowing of the posterior wall of the maxillary sinus is a pathognomic of which pathology? अभी मैं आपको पूरा एंजियोफाइब्रोमा रिलेटेड पढ़ा कर आ रही हूँ कि दैट द सीटी स्कैन पे जो फाइंडिंग मिलती है, ये हॉलर साइन, ये आपके पास किस में मिलता है, एंजियोफाइब्रोमा में मिलता है, और ये साइन क्या है, हॉलमैन मिलर साइन। The next BCQ we have is which of the following condition chronic allergic rhinitis is most commonly associated with? Basically, allergic condition है nose की, so would be associated with the allergic condition of the lungs. So that means bronchial asthma is the associated condition with the chronic allergic rhinitis. दोनों ही आपके पास involve कर रही होती हैं IgE mediated hypersensitivity reactions को, और इसमें आपके पास जो symptoms होते हैं that include watery nasal discharge, sneezing, nasal obstruction and itching of the nose and the pharynx. जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें यही होता है कि आपने एलर्जन को अवॉइड करना है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए नेजल डिकंजेशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज इज वेरी इफेक्टिव। Then next we have which is the most common presenting symptom of the Meniere's disease. So the answer is C, vertigo. Meniere's disease के symptoms को आप VAST के mnemonic से याद रख सकते हैं, VAST, V for vertigo, A for oral fullness, S for sensory neural deafness and T for tinnitus. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसमें कौन सी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो रही है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, ये भी आपके पास BCQ पॉइंट है। जो आपके पास मीनर्स डिजीज़ है, इसका एक और नाम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये याद नहीं रहता, बट यू शुड रिमेंबर इट, दैट इज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। बेसिकली एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास एंडोलिम्फ की इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास एंडोलिम्फ की एक्सेस अमाउंट मिल रही है, आइदर ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द स्ट्राया वेस्कुलरिस या फिर डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एंडोलिम्फेटिक सैक। तो ये जो मैंने सारे फीचर्स बताए ना आपको, सारे ही BCQs रिलेटेड हैं। एंडोलिम्फ का ज़्यादा बनना स्ट्राया वेस्कुलरिस से बन रहा होता है, एंडोलिम्फ कम एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोलिम्फेटिक सैक से, देन ये एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स कहलाता है। वास्ट का निमोनिक पूरा याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो रही है। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मीनर्स डिजीज़। Then we have which is the most common primary cause of acute pharyngitis, so that is A, viral causes. Basically most of the time बच्चे ये समझते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का जो इन्फेक्शन होता है फेरेंजाइटिस का वो ज़्यादा कॉमन है। नो, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं कि किसी को सॉर थ्रोट हुआ है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद उससे रिमाटिक हार्ट डिजीज़ हुई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, सो उसकी एसोसिएशन की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज़ द वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन होता है तो दैट इज़ ट्रीटेबल बाय बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड एंड वार्म सेलाइन गार्गल्स करके अलॉन्ग विद एनाल्जेसिक्स ट्रीटमेंट। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो माइल्ड होते हैं, तभी तो बेड रेस्ट वगैरह से ठीक हो जाते हैं, और इनमें से राइनोरिया विड बी द क्लासिकल फीचर। जबकि जो आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें आपके पास ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो रही होती है, ज़्यादा सिवियरिटी डेवलप हो रही होती है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ पेनिसिलिन। एंड नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली जो आपके पास CSM होती है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसकी आपके पास इंट्राक्रैनियल एंड एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड लेब्रेंथाइटिस, फेशियल नर्व पैल्सी, मास्टोइडाइटिस एंड पेट्रोसाइटिस। इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेबाइटिस एंड ओटाइटिस हाइड्रोसेफेलस। सो यहाँ पे जो ब्रेन एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस एंड एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस हैं, तीनों ही इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन। The only extracranial complication is mastoiditis. Next we have which structure forms the philtrum of the nose. So answer is C, medial nasal processes. Basically philtrum जो होता है ये आपके पास vertical groove होता है, present होता है in the upper lip located between the base of the nose and between the vermilion border. ठीक है, तो ये आपके पास बन रहा होता है by the fusion of the medial nasal processes and the maxillary processes during the embryonic life.
Then next we have which nerve is responsible for the referred pain to ear due to adenoiditis. बेसिकली जो आपके पास एडिनॉइड होता है उसको सप्लाई करने वाली दो नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व 9 एंड क्रेनियल नर्व 10. तो क्रेनियल नर्व 9 एंड 10 वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रिफर्ड पेन टू द ear. सो द आंसर इज ए. Then next we have most common and earliest manifestation of carcinoma of glottis is जो आपके पास larynx होता है उसका जो most common cancer होता है that is the squamous cell carcinoma. ठीक है, वो आपके पास डिवाइड होता है into the three sides, supraglottic, glottic and infraglottic. जो glottic site होती है वो most common होती है और उसी की जो most common manifestation होती है वो hoarseness of voice होती है. Then next we have in which of the following age group multiple papillomatus of the larynx is the most common. सो बेसिकली जो आपके पास चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जुवेनाइल पैपिलोमैटोसिस लीजन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं. ये जुवेनाइल पैपिलोमैटस लीजन्स क्या होती हैं? दीज आर द न्यू प्लास्टिक लीजन्स ऑफ द लैरिंग्स, जिसमें आपके पास होता क्या है कि ये मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यू प्लाज्म ऑफ द लैरिंग्स होता है इन चिल्ड्रंस. ठीक है, वायरल इन ओरिजिन होता है. पैपिलोमैटस से हमें पता चल रहा है ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस कॉज करवाएगा. देन ये आपके पास बिनाइन है तो डैट मीन्स उसकी कौन सी सब टाइप्स HPV 6 एंड 11 विल बी इन्वॉल्व्ड. इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं डैट इंक्लूड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एफोनिया विद द रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और इवन स्ट्राइडर. 3 से 5 साल के बच्चों में ये लीजन्स कॉमन होती हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके पास होता है माइक्रोलेरेंजियोस्कोपी की जाए विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एक्सीजन to avoid injury to the vocal ligaments. So इसका आंसर क्या होगा? बी, चिल्ड्रंस, बिकॉज जुवेनाइल पैपिलोमैटोसिस जो होती है मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म है इन चिल्ड्रंस. Then we have most common organism of acute otitis media. So the answer is D. Streptococcus pneumonia is the most common organism for the acute otitis media. जबकि जो पॉइंट आपने एक और इम्पॉर्टेंटली याद रखना है डैट इज़ जो आपके पास स्यूडोमोनास ऑरिजिनोजा होता है डैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. Then next we have into which of the following structure does the nasolacrimal duct open? So the answer is C, inferior nasal meatus. बाकियों के फीचर्स भी आपने याद रखने हैं, BCQ में पूछे जाते हैं ये सब. जो आपके पास सुपीरियर नेजल मीएटस है इसमें आपके पास पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स ओपन होते हैं. जो आपके पास इंफीरियर नेजल मीएटस होता है उसमें आपके पास नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही होती है. स्फीनोइथमोइडल रेस्टिस में आपके पास स्फेनॉइड साइनस ड्रेन करता है. जबकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस ले रहा होता है डैट इज़ मिडिल नेजल मीएटस, जिसमें आपके पास फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड एंटीरियर इथमोइडल सेल्स ड्रेन कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पेरिटॉन्सिलर एब्सेस मोस्ट कॉमनली अकर्स. बेसिकली पेरिटॉन्सिलर एब्सेस टॉन्सिलाइटिस की ही कॉम्प्लिकेशन होती है. टॉन्सिलाइटिस बच्चों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन एज अ कॉम्प्लिकेशन अगर बात की जाए जो कि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है वो एडल्ट्स में कॉमन होती है. याद रखिएगा टॉन्सिल बच्चों में कॉमन होने के बावजूद भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो एडल्ट में कॉमन होगी. सो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इज कॉमन इन एडल्ट मेल्स जो जिसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं डैट इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस. ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलैटरल होता है. Then next we have commonest organism causing tonsillitis. So the answer is B, hemolytic streptococci. जो ईप्स्टन बार वायरस होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. जबकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात की जाए सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिग्लोटाइटिस. नाउ जो आपके पास हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि टॉन्सिलाइटिस कॉज करवाता है, इसमें आप एज अ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग. अगर ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं उनमें आप यूज़ करते हैं एरिथ्रोमाइसिन. ये पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग आप देते हैं, लेकिन अगर एलर्जिक है तो आप कौन सी ड्रग दे सकते हैं, दैट इज़ एरिथ्रोमाइसिन. Then next we have a 48-year-old female obese patient presented with fever, inability to open the mouth and swelling of the tonsils for 4 days. इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या पता चला कि जो टॉन्सिल्स हैं वो पुश हो रहे हैं मीडियली एंड स्प्रेड लैटरली posterior to middle of the sternocleidomastoid muscles. Patient also gave a history of tooth extraction 1 week back. Then what is the most likely diagnosis? So this is parapharyngeal abscess. पैराफेरेंजियल एब्सेस की जो आपके पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं दैट इंक्लूड टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो रहा होता है, एंड डेंटल इन्फेक्शन.
ये जो डेंटल हिस्ट्री दी गई है वो इसलिए दी गई है कि ये आपके पास एटियोलॉजिकल फैक्टर है. सो टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री, उसके बाद जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस एंड देन वी हैव अ डेंटल इन्फेक्शन. सो दीज ऑल आर सजेस्टिंग पैराफेरेंजियल एब्सेसेस. इसमें जो है जो क्लासिकल फीचर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं कि आपके पास जो टॉन्सिलर फोसा होता है वो प्रोलैप्स हो रहा होता है, ट्रिस्मस मिल रहा होता है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट ये पूछा जाता है कि ट्रिस्मस किस मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, दैट इज मीडियल टेरिगॉइड, और साथ ही साथ ओडाइनोफीजिया भी मिल रहा होता है इन पेशेंट्स में. देन नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रूप इन चिल्ड्रंस. बेसिकली जो क्रूप एक इन्फेक्शन होता है, ट्रेक्योब्रोंकियल इन्फेक्शन होता है, जो जिसमें क्या हो रहा होता है, जो सब ग्लॉटिक रीजन है उसके लूज एरिलर कनेक्टिव टिश्यू में स्वेलिंग हो रही होती है, दैट कॉज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ बार्किंग कफ. ठीक है, इसमें जो आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द नेक का एक्सरे लिया जाता है उसमें आपके पास स्टीपल साइन मिल रहा होता है, और साथ ही बच्चों में कॉमन होता है 3 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के. दिस इज कॉज्ड बाय पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1 and 2, सो द आंसर वुड बी ए. Next we have which is the commonest presenting complaint of the angiofibroma, that is D epistaxis. मैंने आपको पहले भी बताया है कि angiofibroma में जो vessels होते हैं वो बहुत ज़्यादा thin lined endothelium से comprised होते हैं, muscular layers बिल्कुल absent होती हैं उनमें, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पतली होने की वजह से rupture होने के chances उनमें ज़्यादा होते हैं. epistaxis बहुत ज़्यादा होती है इन patients में. So recurrent epistaxis is a क्लासिकल एंड अ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन. इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डीनेजल स्पीच हो सकती है, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आर द अदर सिम्टम्स. देन वी हैव करेक्टरिस्टिक पेन ऑफ द फ्रंटल साइनस इज रिलीव्ड ड्यूरिंग नाइट. बेसिकली जो फ्रंटल साइनस का पेन होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिस हेडेक, जो कि होता कैसा है कि जैसे ही सुबह इंसान उठता है तो उस पेशेंट उठता है उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है. देन ये आपके पास दोपहर तक बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे काम का स्ट्रेस बढ़ता है. ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ना ये बढ़ा हुआ ही रहता है, 9 बजे से 5 बजे तक, जब तक ऑफिस आवर्स होते हैं तब तक ये बढ़ा ही रहता है. देन उसके बाद ये विद द डे देन ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. मिड डे के बाद इसका पीक होता है और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होता है और सबसाइड हो जाता है इन द नाइट. सो द आंसर वुड बी सी. Then we have a 35-year-old female of Asian ethnicity presented with slowly difficulty in eating, slowly progressed over the last years. She had a history of iron deficiency anemia. Anemia is confirmed with repeated CBC and a barium solar revealed upper esophageal valve. What is the most likely diagnosis? So this is a Plummer-Vinson disease. Plummer-Vinson syndrome is also known as Patterson-Brown-Kelly syndrome. इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा. Patterson Brown Kelly syndrome is the other name. इस हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलता है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. देन बेरियम सोलर पे जो इसोफेजियल वैब्स, वो ये दो फीचर्स इंपॉर्टेंट है. सो प्लमर-विंसन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ग्लोसाइटिस, डिस्फेजिया, एंगुलर स्टोमाटाइटिस एंड कॉलियोनिकिया. कॉलियोनिकिया इज अ साइन फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इसमें जो होता है आपके पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट अनदर बीसीक्यू पॉइंट है, जो प्लमर-विंसन सिंड्रोम होता है, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछी जाए तो डैट इंक्लूड पोस्टीरियर क्रिकॉइड कैंसर. इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपने क्योंकि जितने भी सिम्टम्स हैं ना वो रिलेटेड टू द एनीमिया है, तो आपने सबसे पहले एनीमिया को ट्रीट करना है. डिपेंड कर रहा है कि सिवियरिटी कितनी, ओरल से ठीक हो सके तो ओरल से करें वरना आईवी से करें. एनीमिया करेक्शन के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज़ द डायलेशन ऑफ द एसोफेगस, ये जो इसोफेजियल वैब्स होते हैं बाय बोगीज. देन नेक्स्ट वी हैव Laryngeal diphtheria is secondary to facial diphtheria, commonly affecting which decade of life. Basically जो आपके पास Corynebacterium diphtheria होता है ये affect कर रहा होता है less than 10 years of children को. So the answer would be C. Now the thing is that जो आपके पास Corynebacterium diphtheria होता है उसके classical features क्या होते हैं? Low grade fever with a sore throat and a presentation with a greyish white membrane on the laryngeal sides. साथ ही साथ इसमें सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिल रही होती है दैट इज़ नोन एज बुल नेक. इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर याद रखिएगा कि आपने एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन्स देने होते हैं आफ्टर टेस्ट डोज. देन नेक्स्ट वी हैव अ 50-year-old मेल प्रेजेंटेड विद अ ब्लडी नेजल डिस्चार्ज एंड अ फ्रंटल हेडेक फॉर द लास्ट 2 months. He is a known case of type 2 diabetes. Rhinoscopy revealed brownish black foamy firm materials in the right nasal cavity. So the diagnosis is mucormycosis. Mucormycosis क्या है? फंगल साइनसाइटिस है एंड इट इज़ अ एक्यूट फल्मिनेंट फंगल साइनसाइटिस. इसमें होता क्या है, जो आपके पास म्यूकोर फंगस होते हैं ये राइनोसेरेब्रल डिजीज़ करवा रहे होते हैं.
कैसे जो आपके पास म्यूकोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एंटर होते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड कॉजेज इस्कीमिक नेक्रोसिस, जिसकी वजह से ये ब्लैक फॉर्मिफर्म मटेरियल मिल रहा होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है दैट इंक्लूड सर्जिकल डिब्रेडमेंट ऑफ द टिश्यूज अलॉन्ग विद IV एम्फोटेरिसिन B. A 40-year-old female comes to the clinic with a complaint of dizziness, ringing in the ears, that means tinnitus, and hearing loss for 1 ear. The symptoms are episodic. Episodic बहुत classical feature होता है. Then on examination, the patient has sensory neural hearing loss and nystagmus seen in during the attacks. What is the most likely diagnosis? So this is Meniere's disease, जिसका मैंने आपको वास्ट का निमोनिक बताया है कि उसमें आपके पास ऑरल फुलनेस मिलेगी, वर्टाइगो मिल रहा होगा पेशेंट में, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिल रहा होगा, टेनाइटिस मिल रहा होगा, साथ ही साथ एपिसोडिक होते हैं इसके ये सारे सिम्टम्स. सो द आंसर इज बी. Next we have when the carcinoma of the buccal mucosa involve the mesentery and the pterygoid muscle, what will be the resultant effect? So the answer is B, trismus. Basically जब आपके muscles of mastication involved हो जाते हैं, so that would lead to the trismus. इसमें जो मोस्ट कॉमनली साइट होती है बकल म्यूकोजा के कैंसर्स की, दैट इज़ एंगल ऑफ द माउथ. लीजन जो होती है वो एक्सोफाइटिक या अल्सरेटिव हो सकती है. ट्रिस्मस के अलावा पेन एंड ब्लीडिंग मिल रही होती है इन दीज पेशेंट्स. Rini's test is positive in, so the answer is C और D. बेसिकली अगर हम ढींगरा पढ़ें तो उसमें ये है कि जो Rini's टेस्ट पॉजिटिव होता है तब जब पेशेंट को कोई हियरिंग लॉस नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, या फिर जब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रही होगी. सो C और D बोथ आर करेक्ट. सो एक को मैं फाइनल नहीं कर पाई. सो C and D both are correct in this BCQ. Talking about next BCQ, posterior epistaxis is related to, the answer is A, Woodruff's plexus. ये plexus जो होता है comprise कर होता है sphenopalatine artery and posterior pharyngeal artery से, और जो आपके पास lateral area होता है ये involved हो रहा होता है in the anterior epistaxis. Now another very important BCQ point is that कि आपके पास most common या most important artery कौन सी होती है in epistaxis, so that is sphenopalatine artery. Now, which of the following nerve is involved in acoustic neuroma? Basically, acoustic neuroma एक benign, encapsulated, slow-growing tumor है of the cranial nerve 8 और ये involve कर रहा होता है Schwann cells को. Now, अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी nerve involved है, तो आंसर would be C, cranial nerve 8. लेकिन अगर बात की जाए कि acoustic neuroma में जो first clinical manifestations होती हैं वो होती हैं trigeminal nerve की, cranial nerve 5 की. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट BCQ जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इन acoustic neuroma. सो दैट इज MRI with gadolinium contrast. Next we have, which is the most common causative aerobic organism of the chronic suppurative otitis media. यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछने के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ऐड किया गया दैट इज़ द एरोबिक ऑर्गेनिज्म. जो स्ट्रेप्टोकोकस है और जो स्टेफिलोकोकस है, दीज आर द फैकल्टेटिव एरोब्स. जो प्योरली एरोबिक ऑर्गेनिज्म है दैट इज द स्यूडोमोनास एरिजिनोसा. सो द आंसर वुड बी सी. Then we have an 18-month-old baby comes to ENT OPD with complaint of fever, redness and discharge from the left pinna for last 3 months. What is the most suitable investigation? Basically, pain होना behind the ear with fever and ear discharge, persistent for 3 weeks, more than 3 weeks in acute otitis media is pointing towards mastoiditis. जबकि chronic suppurative otitis media की तो कॉम्प्लिकेशन होती ही है mastoiditis. सो ये आपके पास मोस्ट लाइकली mastoiditis का केस डेवलप है, जिसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती हैं उसमें आ जाता है ऑडियोग्राम कि आप हियरिंग लॉस देख सकें, कल्चरल इंसेंसिटिविटी टेस्ट एंड mastoid एक्सरे या CT स्कैन करवाना ऑफ द टेम्पोरल लोब. सो द आंसर वुड बी A, CT स्कैन. The next we have, which of the following forms the narrowest part of the nose? जो आपके पास nasal valves होते हैं ये narrowest part होते हैं of the nose, जिसमें से भी internal nasal valve is the most narrowest part. Then we have what is the most common site of mucocele? Mucocele आपके पास lower lip पे डेवलप होने वाली लीजन होती है. इसकी जो कॉज होती है that include retention of the minor salivary gland secretions. ये जो लीजन होती है ये सॉफ्ट सिस्टिक मास होता है ऑफ ब्लूइश कलर का. ट्रीटमेंट की बात की जाए ऑफ द म्यूकोसील, सो दैट इंक्लूड सर्जिकल एक्सीजन. सो जो BCQ है वो सिर्फ साइड पूछी हुई है, सो दैट वुड बी द D, लोअर लिप. सिक्रीशंस पूछी जाएंगी तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड होगा. अ पेशेंट हैज़ बेटर
hearing in noise, what is the condition known as? This is known as paraacusis, paraacusis विलिश, जो कि आपके पास सीन होती है इन ऑटोस्क्लेरोसिस। इसकी कंडीशन भी याद रखिएगा कि जो आपके पास पैराक्विसिस विलिश होता है ये कहाँ पे कौन सी कंडीशन में मिलता है? सो दैट इज़ ऑटोस्क्लेरोसिस। What is the commonest complaint of automycosis? Basically, automycosis is a fungal infection of the external ear, जो कि classically involve कर रहा होता है features of intense itching. Itching is the major complaint in the fungal infection. Along with that, discomfort, pain and musty odor discharge भी आपको मिल रहा होता है। और hearing loss की बात की जाए तो conductive hearing loss मिलती है। इसकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ऑटोमाइकोसिस की, वो अपीयर होती है एज अ वैट न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लाइक मास। देन नेक्स्ट वी हैव मोस्ट कॉमन क्रीनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। देखिए मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना आपके पास बहुत कॉमन कंडीशन है फॉर योर ऑस्पिया एंड बीसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो आपके पास नर्व इन्वॉल्व होती है दैट इज़ द फेशियल नर्व। इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ द स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। ये आपके पास किन लोगों में होती है? डायबिटीज़ एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। इसमें जो पेशेंट की कंप्लेन होती है वो क्या होती है? सिवियर ओटेल्जिया इन अ डायबिटिक पेशेंट विद अ ग्रेन्युलेशन टिश्यू डिपॉजिटेड इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल एट इट्स बोनी कार्टिलेजनस जंक्शन। ये आपके पास केस सिनेरियो भी इस तरह से आ जाता है कि डायबिटिक पेशेंट है, उसे ईयर पेन हो रहा है और आपको ऑन एग्जामिनेशन ग्रेन्युलेशन टिश्यू नज़र आ रहा है इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसकी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो जाए इसमें तो आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? टेक्नीशियम 99। एंड इसकी ट्रीटमेंट जब आप करते हैं और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की, तो आपने इसकी प्रोग्नोसिस चेक करनी होती है वाया गैलियम स्कैन। तो गैलियम स्कैन इज यूज्ड फॉर evaluating treatment of the malignant otitis externa. Then we have a 37-year-old female comes to the OPD with a complaint of intermittent hearing loss from the last 6 months. On examination, Weber test is lateralized to the right ear and the Rennes test is negative in the right ear. जिसमें नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो बोन कंडक्शन है वो एयर कंडक्शन से ज़्यादा है। सो द आंसर इज सी, राइट साइडेड कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। इसकी मैं अभी आपको स्लाइड भी शो कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये जो तीनों टेस्ट होते हैं इनमें किस तरह की यानी कंडक्टिव डेफनेस में और सेंसरी न्यूरल डेफनेस में क्या फाइंडिंग मिलेगी। साथ ही साथ बता भी देती हूँ कि इस पेशेंट में हम राइट साइडेड कंडक्टिंग हियरिंग लॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 इज़ रेनीज इज़ नेगेटिव। रेनीज नेगेटिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होता है और कौन सी साइड पे हुआ है? राइट ईयर में हुआ। देन वेबार्स टेस्ट अफेक्टेड ईयर की तरफ ही लेटरलाइज्ड है, सो दैट मीन्स कि ये आपके पास कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ऑफ द राइट ईयर। Then next we have most common obstacle involved in CSOM. So the answer is B, long process of incus. Basically long process of incus सबसे ज़्यादा involved हो रहा था. Then we have stapes and then we have handle of Melius. तीन आपके पास तीनों की involvement हो रही होती है, सबसे ज़्यादा long process of incus involved हो रहा होता है. Which of the following condition is also called a singer node? Basically singer node या vocal nodule or screamer nodules are the same name given to the same conditions. So vocal cord nodule is a condition that is also known as singer node. ये इसकी जो साइट होती है ये भी पूछी जाती है, that occurs at a junction of anterior 1/3 with a posterior 2/3 as this is the most common site of maximum vibration. इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि आप वॉइस रेस्ट करें एंड साथ ही साथ इसकी एक्सीजन भी की जा सकती है बाय माइक्रोलैरिंजियल सर्जरी। इसकी जो बेसिकली कंप्लेन होती है या क्लासिकल फीचर होता है दैट इंक्लूड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन? सो द आंसर इज सी, ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया अगर आपके पास एरिथ्रोप्लेकिया होता तो वो आपके पास ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल रखता है। उसके बाद ल्यूकोप्लेकिया आ जाता है। ल्यूकोप्लेकिया क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये आपके पास वाइटिश मेम्ब्रेन डेपोजिशन हो रही होती है जो कि पील ऑफ नहीं हो पा रही होती। इसके साथ साथ जो लाइकन प्लानस होता है उसमें आपके पास वाइटिश स्ट्राया बन रहे होते हैं, लेस लाइक पैटर्न ऑन द बकल म्यूकोजा। हर्पेंजाइना क्या है, ये कॉक्सैकी वायरस होता है जो कि ओरल अल्सर्स कॉज करवा रहा होता है। द नेक्स्ट PCQ इंक्लूड द केस सिनेरियो 5-year-old boy with a ear discharge and the tympanic membrane appears dull and opaque with loss of light reflexes. Tuning fork test reveals left-sided conductive hearing loss and a child has a history of upper respiratory tract infection. So this is most likely serious otitis media. So the answer is A. इसकी जो एक क्लासिकल फीचर्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ या अदर इम्पॉर्टेंट BCQ पॉइंट बताऊँ, सो
एडल्ट में अगर यूनिलैटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया हो रहा है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द नेजोफैरिंक्स होता है, और अगर बच्चों में होता है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया होता है। सो इसमें जो ट्रीटमेंट होती है दैट इंक्लूड एडिनॉइडेक्टमी, बिकॉज एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो एडिनॉइडेक्टमी, देन मेरिंगोटमी एंड गवर्नमेंट इंसर्शन होती है इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर ड्रेनेज। Then next we have most common cause of facial nerve palsy is Bell's palsy. Bell's palsy की ट्रीटमेंट भी पूछी जाती है। ट्रीटमेंट इंक्लूड स्टेरॉइड्स अलॉन्ग विथ फिजियोथेरेपी। इसके अलावा जो रैंसे हंट सिंड्रोम है ये भी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो कि BCQ में पूछा जाता है। इसमें क्या मिल रहा होता है आपको, फेशियल नर्व पैल्सी मिल रही होती है, ओटेल्जिया मिल रहा होता है, एंड वेजिकुलर रैश ऑन द पिना मिल रही होती है, एंड इट शोज herpes zoster infection. Which of the following is the most common cause of conductive hearing loss in adult with normal appearing tympanic membrane on examination? So this is most likely otosclerosis. Basically जो presbycusis होता है या Meniere's disease होती है, इन दोनों में सेंसरी न्यूरल डैफनेस हो रही होती है। जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होता है इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो परफोरेटेड मिल रही होती है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन एडल्ट एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस है आपके पास ऑटोस्क्लेरोसिस वुड बी द आंसर। ऑटोस्क्लेरोसिस इटसेल्फ क्या होती है, इट इज़ अ प्राइमरी डिजीज़ ऑफ द बोनी लैब्रिंथ। इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज मतलब एडल्ट की एज में कॉमन होता है ये, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रही होती है। इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होता है दैट इंक्लूड स्टेपिडेक्टमी एंड स्टेपिडोटमी। एंड येस इसमें आपके पास एक और इंपॉर्टेंट फीचर मिल रहा होता है दैट इज कोहार्ट्स नॉच दैट इज डिप एट 2000 हर्ट्ज। Which of the following is the most common malignant tumor involving the skin of the nose? So that is the basal cell carcinoma जो कि nasal skin को involve कर रहा होता है most commonly. Second most common is the squamous cell carcinoma. Then we have which clinical condition is also known as supraglottic laryngitis? So the answer is acute epiglottitis. ये आपके पास एक acute inflammatory condition होती है supraglottic region की, बच्चों में common होती है 2 to 7 years की। जो causative agent होता है that is the Haemophilus influenza B. इसके जो symptoms होते हैं बच्चों में that include fever, sore throat और dysphagia along with stridor. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मिल रहा होता है और इसका एक्सरे भी आता है आपके ऑस्पी में दैट इज़ कि जो आपके पास लैटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे ऑफ द नेक होता है दैट शोज थंब साइन। ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस। And the last BCQ we have is which of the following is the most common site of carcinoma in the oral cavity? So the answer is buccal mucosa. cheek region सबसे ज़्यादा involved हो रहा होता है in these kinds of tumors. This is all about ENT related BCQs. Hope so आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। ब्रेन बूस्टर मेडिकोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।